जब एक बेटी ही अपने पिता का कत्ल प्यार में पागल होकर कर डाले तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसी ही एक स्टोरी आज हम लेकर आए हैं राजस्थान संवाद के क्राइम सेक्शन में। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना शर्मा। मैं विनीत चौधरी। इस सेगमेंट में हम आपको सुनाएंगे अपराध की दुनिया की ऐसी कहानियां जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मुटेना गांव की। इस गांव के हरपाल यादव के पास 30 बीघा खेती की जमीन थी। वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। परिवार में पत्नी लाजवंती और 3 बेटियां नीतू, प्रीति और कविता थी। बड़ी बेटी नीतू की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी प्रीति की शादी की चिंता उसे सताने लगी थी। प्रीति जिद्दी और अलग स्वभाव की थी। अपनी बात चाहे जैसी हो मनवा कर ही रहती थी। शादी की चिंता में घुले जा रहे माता पिता की समस्या का समाधान प्रीति ने खुद ही निकाल लिया था। उसने अपनी मां को बताया कि वो अपनी ही जाति के बंदायू के रहने वाले धर्मेंद्र यादव नाम के लड़के को जानती हैं। उसने उसे एक शादी में देखा था, उसे वो पसंद करती हैं। प्रीति को उसके बारे में जो भी जानकारी पता थी मां को बता दी। मां लाजवंती ने ये जानकारी अपने पति को देकर बताया कि धर्मेंद्र बंदायू जिले की इस्लाम नगर तहसील के पतीसा गांव का रहने वाला है। उसके 4 भाई और 1 बहन है। जल्दी ही प्रीति के माता पिता ने धर्मेंद्र के परिवार वालों से मिलकर कोरोना काल में ही शादी तय कर दी, लेकिन शादी की तारीख कोरोना की वजह से तय नहीं हो पाई। प्रीति और धर्मेंद्र की शादी तय होने के बाद वो मिलने को बेचैन होने लगे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक मान मर्यादा के चलते मिल नहीं पा रहे थे। दूसरा, कोरोना काल की वजह से कहीं आना जाना भी मुश्किल था। दोनों की फोन पर बातें होने लगी थी। उसके बाद उनकी मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई थी। एक दिन धर्मेंद्र ने प्रीति से मुलाकात करने का आग्रह किया। मुलाकात भी हो गई और उसके बाद तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। उस रोज उसकी छोटी सी मुलाकात हुई, लेकिन बाद में दोनों ने मिलने जुलने का सिलसिला बना लिया था। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्रीति के घर भी आना जाना हो गया। जबकि कोरोना काल में शादी में लगी बंदिशों के चलते शादी की तारीखें टलती जा रही थी। इसी बीच उनके बीच वो सब भी हो गया जो विवाह के बाद होना चाहिए था। उनकी शादी अब महज विशेष औपचारिकता भर रह गई थी। जून का महीना भी जाने वाला था। उन दिनों धर्मेंद्र प्रीति के पास आया हुआ था। प्रीति के घर वालों को उनके मिलने जुलने से कोई दिक्कत नहीं थी। वो अक्सर शाम तक वहां ठहरता और फिर अपने घर चला जाता था। उस दिन धर्मेंद्र ने प्रीति से अचानक कहा कि उसे कुछ खास बात करनी है। उसके साथ ही वो पूछ बैठा, अच्छा प्रीति, एक बात बताओ क्या? प्रीति उत्सुकता से बोली, तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में कितना रुपए खर्च करेंगे? प्रीति याद करती हुई बोली, नीतू दीदी की शादी में 3 लाख रुपए खर्च हुआ था। मेरी शादी में भी लगभग इतना ही खर्च करेंगे। इतना पैसा जमा कर लिया होगा पिताजी ने। धर्मेंद्र चिंता जताते हुए बोला, इतनी रकम की व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ रिश्तेदारों से और कुछ खेती की जमीन पर बैंक से लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, प्रीति बोली। तभी धर्मेंद्र बोला, 3 लाख रुपए में क्या होगा? देखो, मुझे अपना कोई कारोबार करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। बारात की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। दहेज के जरूरी सामान के लिए भी 3 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे। शादी के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता। हम दोनों जो खुशहाल जिंदगी का ताना बाना बुन रहे हैं, सुनहरे सपने देख रहे हैं, वो सब भी पूरे नहीं होंगे। इतना पैसा कहां से आएगा? प्रीति चिंतित हो गई। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका समाधान है, धर्मेंद्र बोला। वो क्या? प्रीति ने पूछा। देखो, पिताजी के पास 30 बीघा जमीन है, 3 बेटियां हैं, बेटा कोई है नहीं। हमारे हिस्से में भी 10 बीघा जमीन आएगी। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि हमारे हिस्से की जमीन बेचकर रकम हमें दे दे। धर्मेंद्र की बात प्रीति को समझ में तो आ गई, पर दुविधा में थी तो बोली कि बात उनको ये कौन समझाएगा? धर्मेंद्र ने प्रीति से कहा कि तुम समझाओगी और ऐसा करने से उनके सिर पर कर्ज का कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो अपनी तीसरी बेटी की भी शादी अच्छी तरह से कर लेंगे। कुछ सोचती हुई प्रीति बोली, चलो मैं आज भी उनसे बात करूंगी। थोड़ी देर रुककर धर्मेंद्र तो चला गया और रात में पिता को खाना खिलाने के बाद प्रीति ने धर्मेंद्र ने जैसा कहा था वैसा के वैसा अपने पिता से कह डाला। संयोग से मां भी वहां मौजूद थी। हरपाल प्रीति की बात सुन अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत कहा, देखो प्रीति, मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूं,
लेकिन यह बात मुझे जरा भी पसंद नहीं है। प्रीति ने पिता को समझाने की कोशिश की। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि 10 बीघा जमीन बेच ली जाए तो शादी ठीक ठाक हो जाएगी, धर्मेंद्र को भी कोई काम धंधा करने के लिए रकम मिल जाएगी। वैसे भी तीनों बहनों के नाम 10-10 बीघा जमीन तो आनी ही है। दोबारा जमीन की बात सुनकर हरपाल आग बबूला हो गए और गुस्से में बोले, जमीन दे मेरी माँ है, तुम लोगों के कहने पर मैं अपनी माँ को बेच दूं? ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना आगे होगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए और जाते जाते कह गए, आइंदा अब इधर मत आना और मुझसे बात मत करना, तुम्हारी शादी तो मैं किसी तरह करवा ही दूंगा और उसके बाद समझो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्रीति पिता की इस नाराजगी से दुखी हो गई। उसने पूरी बात अगले रोज धर्मेंद्र को फोन पर बताई, लेकिन एक हफ्ते तक बाप बेटी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। धर्मेंद्र ने भी प्रीति की इस बीच कोई खोज खबर नहीं ली। आखिरकार प्रीति ने ही फोन कर धर्मेंद्र से हालचाल पूछा। फोन पर धर्मेंद्र काफी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। वह लापरवाही से बातें कर रहा था। प्रीति ने महसूस किया कि जैसे उसके मंगेतर धर्मेंद्र को उससे कोई लगाव नहीं रहा। किसी तरह से प्रीति अपने प्रेम और अतरंग संबंधों का हवाला देते हुए धर्मेंद्र को मनाने में कामयाब रही। वो धर्मेंद्र के प्रेम जाल में इस तरह से फंस चुकी थी कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। धर्मेंद्र को अपना सब कुछ जो दे चुकी थी, उसने धर्मेंद्र को आश्वासन दिया कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, जिससे पिता उसके हिस्से की जमीन देने के लिए राजी हो जाएंगे। इसी के साथ उसने धर्मेंद्र को किसी जगह बैठकर समस्या का समाधान निकालने का सुझाव दिया। धर्मेंद्र प्रीति को बात मानते हुए उससे मिला और मिलते ही प्रीति उसके गले लगकर बोली, गुस्सा थूक दो, आओ कोई तरीका निकालते हैं। बूढ़े ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया है और ऐसा ही हाल रहा तो हम दोनों को वो जीते जी सुखी जीवन तो नहीं जीने देगा। तब धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया और वो बोला, तो फिर उन्हें रास्ते से हटा ही देते हैं, और प्रीति तुरंत उनसे सहमत हो गई। धर्मेंद्र अवाक रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पिता हैं। पिता है तो क्या हुआ? तुम सही कह रहे हो। उनके जीते जी हमें सुखी जीवन नसीब नहीं होगा। एक बार फिर समझाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। धर्मेंद्र बोला, तुम इसमें साथ मत दो, मैं जो भी योजना बनाई है उसमें मेरी मदद करो। उसके बाद प्रीति ने धर्मेंद्र को अपनी योजना बताई और दोनों ने उसे अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली। तैयारी में जुट गए। योजना के मुताबिक दोनों ने मिलकर हरपाल को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद जो घटित हुआ उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की गहन तफ्तीश में सामने आया। 19 अगस्त 2021 को हरपाल खेतों पर काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव का ही एक दोस्त उसे मिल गया। वो शराब पीने पिलाने वाला दोस्त था। दोनों ने एकांत में बैठकर शराब पी। फिर हरपाल घर आ गया। तब प्रीति ने बताया कि अभी उनसे कोई मिलना चाहता है। प्रीति अपने पिता को घर से दूर खड़े धर्मेंद्र के पास ले गई। वहां बाइक लेकर वो खड़ा था। प्रीति अपने पिताजी को उसके हवाले कर घर आ गई। धर्मेंद्र हरपाल को उनके खेतों की तरफ ले गया, जहां उसका साथी गौरव मौजूद था। वहां बैठकर हरपाल को और ज्यादा दारू पिलाई गई। जब वह नशे में काफी धुत हो गए तब उनके सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। हरपाल की मौत के बाद धर्मेंद्र ने पूरी बात फोन से प्रीति को बता दी। उनके द्वारा ही गले में फंदा डाले हरपाल के पेड़ पर लटके होने की खबर घर पहुंचा दी गई। प्रीति इससे पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। फिर उन्होंने लाश पेड़ से इस तरह लटका दी जिससे मामला आत्महत्या का लगे। हरपाल की लाश को पेड़ से लटकाने में काफी समय लग गया था, लेकिन सुबह होने से पहले ही प्रीति ने सभी परिचितों को इस घटना की सूचना दे दी और आनन फानन में घटना स्थल पर जा पहुंचे। हत्या के इस मामले को आत्महत्या बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन धर्मेंद्र और उसके दोस्त इसमें सफल नहीं हो पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हो गया। फिर पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ की, जिसमें प्रीति का व्यवहार भी संदिग्ध दिखा। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हरपाल के मर्डर केस का पर्दाफाश एसपी संभल चक्रेश मिश्रा द्वारा पत्रकार वार्ता में किया गया। पूरे हत्याकांड में प्रीति की साजिश होने के कारण 120B IPC के तहत प्रीति को भी नामजद किया गया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और अपराधियों को यह बात बहुत देर से समझ में आती है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता।
और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।